मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की खोज में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत की खोज लिखी गई है तो उसमें उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का भी वर्णन किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है। तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर, बड़े और प्रसिद्ध नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता में दो नगर थे जो सबसे ज़्यादा प्राचीन थे और सबसे ज़्यादा बड़े थे। तो वो दो नगर कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और ये दोनों नगर जो है कब मिले थे? हमें खुदाई के समय मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए उससे ज्ञात होता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत विकसित थी। यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो भी अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त हुए तो उन सब से यही ज्ञात हुआ कि यह उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। और उनसे पता चलता है कि उस समय में नगर व्यवस्था जो थी बड़ी सुव्यवस्थित थी। यानी चारों तरफ शांति थी और जो नगर की व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से क्या थी? संपन्न थी। इस सभ्यता में कृषि क्या थी? सबसे ज़्यादा उन्नति, यानी कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था और कृषि व्यवस्था जो थी पूर्ण रूप से सुचारू रूप से संपन्न थी। पंडित नेहरू ने भारतीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता की भोर बेला माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे प्राचीन गौरव का क्या करती है? बयान करती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। यह कम से कम 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता थी और जो बहुत ही अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं के साथ भी संबंध स्थापित किए, क्योंकि यह सभ्यता कहीं ना कहीं क्या थी? धनाढ्य थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से क्या थी? धनी थी, धन में ज़्यादा परिपूर्ण थी। तो यह देखकर सिंधु घाटी सभ्यता ने इन सभ्यताओं के साथ क्या करी? मित्रता स्थापित करी, यानी संबंध स्थापित करे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें चली आती हुई परंपरा, रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाज की ओर, पोशाकों के फैशनों की याद दिलाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में हमें बहुत कुछ ऐसे मिलता है जो हमें पुरानी संस्कृति से क्या कराते हैं? परिचित कराते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे आर्यों का आना मुमकिन हुआ। इसका दूसरा टॉपिक आपका क्या था? आर्यों का आना। तो इस सभ्यता में यह भी बताया गया कि जो आर्य लोग थे वह हमारे देश में कैसे आए और उनके आने का कारण क्या था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश जो है सिंधु घाटी के युग से लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसमें प्राचीनतम अभिलेख मिलते हैं, धर्म ग्रंथ मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, वेदों के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति निरंतरता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें उपनिषदवादी दर्शनों के लाभ और हानियाँ, इतिहास, परंपरा, भगवद गीता, प्राचीन और जीवन शुद्ध वर्ण व्यवस्था एवं चाणक्य का भी उल्लेख किया गया है। अब है हमारे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है? वेद है। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी तो उस समय हम लोग यही समझते थे, भारतवासी यही समझते थे कि हमारे पास हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास हमारा क्या है? वेद हमारे पास है। वैदिक युग के काल के निर्धारण में इसके बारे में बहुत मतभेद रहा, लेकिन भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब है हमारा भारतीय संस्कृति की निरंतर। भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य उस समय की समाज व्यवस्था को बनाना एवं संतुलन प्रदान करना था। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो विभिन्न विश्व दृष्टि के अनुकूल चलती है। उस समय छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ
हुआ था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते कैसा हो गया था, असहनीय हो गया था। और यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सच्चाइयों पर बल देना था। उपनिषद में सच्चाई, जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताया गया है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या की गई है? कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चले, यानी कि असत से, झूठ से मुझे किसकी ओर ले चले? सत्य की ओर ले चले। अंधकार से हमें किसकी ओर ले चले? प्रकाश की ओर ले चले। और मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चले। तो ये सब बातें किसमें बताई गई थी? उपनिषद में बताई गई थी। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कारगर रूप में प्रगति करने के लिए जरूरी है कि यदि हमें किसी कार्य में प्रगति करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि हमारा शरीर हमेशा कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। हमारा मन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तन मन दोनों कैसे रहने चाहिए? अनुशासन में रहने चाहिए। और ज्ञान का अर्जन करने के लिए संयम, आत्मपीड़ा और आत्मत्याग क्या होता है? जरूरी होता है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति क्या थे? चरमशीलता के झगड़ा उनको बचाते रहे, जो अक्सर समाज को क्या कर देते थे? खंड कर देते थे। तो यह कहा भी जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती ही चली गई और जाति की रचनात्मक शक्ति क्या हो गई? धुंधली होती चली गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। उनकी विजयों उस समय गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। पुरानी कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक भी कहा जाता है और वे रूप आकारों में संस्कृत साहित्यों में प्रकट होती है। महाकाव्य के रूप में रामायण एक कैसी रचना है? बहुत महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। आज भी रामायण जो है प्रत्येक घर में मिलती है और सभी लोग पढ़ते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। शायद यही समय था कि जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज जो थे वो किससे मेल खाते थे? आर्यों से मेल नहीं खाते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र तालमेल दिखाई पड़ता है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। यानी हमारे देश का जो पहले नाम था वह क्या था? आर्यावर्त था, यानी कि आर्यों का देश भी था। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं, जो और प्रसिद्ध महाकाव्य भगवद गीता भी है। भगवद गीता जो कि महाभारत का ही क्या है? एक अंश है, परंतु उसकी अपनी जगह क्या है? अलग है। महाभारत की अपने अलग स्थान है और भगवद गीता का अपना अलग स्थान है और वह अपने आप में क्या है? मुकम्मल है। भगवद गीता एक छोटा सा क्या है? महाकाव्य है, जिसमें 700 श्लोक हैं। अब यह भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। और ये कब कही गई? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो उस समय यह गीता श्री कृष्ण के उपदेश किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखकर क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तब वह गीता के माध्यम से अर्जुन को क्या करते हैं? बताते हैं जीवन की सच्चाई के बारे में। इसी युग में हमारे महावीर और बुद्ध दो धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों वैदिक धर्म से कटकर क्या हुए? अलग थे और उनकी शाखाएं थीं, पर उसमें वेदों का क्या है? प्रमाण नहीं मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे और बुद्ध समकालीन थे, पर दोनों ही क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 544 में, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वासों, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों का हमला करने का क्या था? साहस था। बुद्ध की शिक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में क्या होते थे? डूबे रहते थे। उनकी शिक्षा थी कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, सबके लिए हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, इस संसार से घृणा का क्या हो जाना चाहिए?
अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि घृणा का अंत प्रेम से ही होता है। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने मन पर विजय पा लेता है, सच्चा विजेता हमेशा वही होता है। तो मनुष्य की जो पहचान होती है वो जाति या जन्म से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से ही तय होती है। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध कथा के बारे में, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में और अशोक के बारे में भी कहा गया है। चाणक्य जो कि कौन था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। और वह हर दृष्टि से क्या था? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, होशियार था। और कोई भी कार्य करने से पहले वह किसी भी निर्णय को लेने से पहले वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता था। बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक भारतीय नाटक क्या था? मुद्रा राक्षस था। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक का नाम है। अशोक जो कि महान साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का क्या रह चुका था? शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी क्या थी? तक्षशिला थी। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, लेकिन कलिंग के युद्ध में जब उसने देखा कि अनेक लोग बिना वजह के ही मारे जा रहे हैं, तो यह देखकर उसका मन क्या हो चुका? द्रवित हो उठा, और उसने कभी भी युद्ध न करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वह कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, और बुद्ध शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा चैप्टर था। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, जो मैम ने से आपको समरी वे में समझाया है।